हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यस, आप सब ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और दूसरी बात ये कि टेलीग्राम को फॉलो करें, वहां पर डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी कि मैं कौन सी क्लास ले रही हूँ और क्या आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ अपना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये स्टूडेंट, हम फॉरेन पॉलिसी कर रहे थे जिसमें हमने अभी तक 2 टॉपिक किए हैं। आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कंटिन्यूटी एंड क्या क्या मतलब क्या कंटिन्यूटी हुई और क्या क्या चेंजेस आए हैं फॉरेन पॉलिसी में। 1947 की बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उस समय क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन्होंने देखा था कि हम कितनी सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि इलिटरेसी जैसी समस्या और गरीबी, भूखमरी, पॉवर्टी, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। मतलब सॉरी, हम उसको क्या कर रहे थे, उसको फेस कर रहे थे। तो उसके साथ साथ क्या हुआ, हमने इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी को ऑप्ट किया या उस फॉरेन पॉलिसी को हमने अपनाना शुरू किया जो हमारे लिए बेहतर थी। तो क्या हुआ स्टूडेंट, उस समय यूएसए और यूएसएसआर में क्या चल रहा था, एक तरीके का लड़ाई चल रही थी, मतभेद चल रहे थे। और भारत जैसे ही आजाद हुआ था तो उसके साथ ही शीत युद्ध भी स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था। तो इतनी सारी समस्याएं थी जिससे भारत क्या कर रहा था, जूझ रहा था। और भारत ये सोच रहा था कि मैं मतलब मुझे किसी भी गुट में नहीं शामिल होना है, ना मैंने यूएसए में जाना है, ना मैंने यूएसएसआर में जाना है। मैंने क्या करना है, एक सिंपल सी फंडा फॉलो करना है जो क्या है, मेरे लिए बेनिफिशियल हो, मेरे देश के लिए बेनिफिट रखे, ऐसी फॉरेन पॉलिसी को मैंने फॉलो करना है। दूसरी बात क्या हुई स्टूडेंट, जब यूएसए और यूएसएसआर का आपसी मतभेद चल रहा था तो हर कोई की उन दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल हो रहा था, लेकिन भारत ने उसको अपोज किया और भारत ने कहा, इंडिया ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मतलब ऐसी नीति अपनाऊंगा, स्वतंत्र नीति अपनाऊंगा जिसमें मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा और मैंने गुट निरपेक्षता नीति का पालन करना है, मैंने किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। उसके साथ साथ जैसे जैसे फॉरेन पॉलिसी बढ़ती गई, क्या हुआ, देखो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक है क्या, इंडियन फॉरेन पॉलिसी निरंतरता है उसके अंदर, है ना। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो डायनेमिक है, वो टाइम के अनुसार क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। अब आप अगर 1947 से 2025 का कंपैरिजन करें तो फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे तो उस समय क्या था कि, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, यस। तो उस समय क्या हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तब किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी थी, और आज अगर हम देखें तो भारत ने एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया हुआ है। अब आप देख रहे हो कि हम ऐसा एनालिसिस भी कर रहे हैं कि 2030 तक हम क्या है, सुपर इकोनॉमी पावर बन जाएंगे। तो फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फॉरेन पॉलिसी के पिता कहे जाते हैं या माने जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि देखो कंटिन्यूटी है हमारी फॉरेन पॉलिसी में और समय के अनुसार चेंज जाते हैं। हमने क्या है, एक आप कह सकते हो कि एटॉमिक एनर्जी हमने, है ना, एटॉमिक पावर हम बन गए हैं, है ना। इंडिया क्या है, परमाणु हथियार उसने बना लिया है, वो इतना स्ट्रांग बन गया है। और आज आप देख रहे हो कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक जॉब है, अपनी एक सैलरी है, और उससे क्या है, हमारी जीडीपी किस तरीके से ग्रो कर रही है, हम किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया किस तरीके से सुपर पावर बन रहा है, जो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, या हमारी जो जीडीपी है वो फॉरेन पॉलिसी में एक अहम रोल भी प्ले करती है।
राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है, हमने क्या किया है, अपने जो क्या होता है, हमारे कुछ इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, उनको क्या किया है हमने, हमेशा ही क्या किया है, उसको इंपॉर्टेंस दिया है। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो कैसे हो, मतलब हाँ, देखो आप किसी भी फॉर्म में लगा लीजिए, आप कहीं पर अपना पैसा लगाते हैं तो वहां पर क्या सोचते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे यहाँ पर लॉस नहीं होना चाहिए, या मेरी इसके साथ दोस्ती है तो वो मेरी फ्रेंडशिप नहीं टूटनी चाहिए, मेरे पड़ोसी के साथ मेरे संबंध अच्छे होने चाहिए। तो ये क्या है स्टूडेंट, यहां से हम देख रहे हैं कि जब हम फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है हमारे देश के लिए वो चीज सही है या नहीं है। तो इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। सेकंड थिंग क्या है, हमारा कल्चर। कल्चर क्या है स्टूडेंट, देखिए संस्कृति, यानी कि जो आप देख रहे होगे ना, हम योगा को, हमारा जो भारत है योगा का जो आप कह सकते हो आगमन या जो शुरुआत हुई थी वो कहां पर हुई, इंडिया में। लेकिन आप देख रहे हो कि फॉरेन कंट्रीज भी आज योगा को फॉलो कर रहे हैं, हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम साड़ी वेयर करते हैं, हमारी ड्रेसिंग सेंस जो है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, या हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है उसको भी दूसरे देश क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपनी कंट्रीज में कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई सीख सके। तो इस तरीके से जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पहनावा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको क्या कर रहे हैं हम दूसरे देशों के साथ क्या कर रहे हैं, उसको मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी पर इफेक्ट पड़ता है। अगर लॉट्स ऑफ इंडियंस, बहुत सारे भारतीय हिंदी भाषा का मतलब सम्मान करेंगे, भारत देश को एक तरीके से, आप अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे शुभांशु जो हमारे स्पेस में गए थे तो वो भारत में आए, तो कितना एक गर्व की बात है कि वो इंडियन है और वो एक साइंटिस्ट है, वो एक रिसर्चर है जो कहां पर गया था, जो अपने रिसर्च को कंप्लीट करके इंडिया आज वापस आया। और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने उनको बहुत अच्छे से मतलब सम्मान पूर्वक उनको भेंट की और उन्होंने उनको फ्लैग भेंट किया। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, जो फॉरेन पॉलिसी है वो कल्चर से भी क्या होती है, इफेक्टेड होती है, राइट। तीसरी चीज क्या है, हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इतिहास में क्या है, हमने कभी किसी के साथ युद्ध नहीं किया है ना, जो 1962, 65, 71 जितने भी युद्ध हुए, क्या भारत ने उनको मतलब शुरुआत की, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, क्या भारत ने पहल की थी, नहीं। पहलगांव में जो ऑपरेशन चला, मतलब वो लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, तो क्या भारत ने उसकी शुरुआत की थी, नहीं। तो इस तरीके से क्या है, भारत कभी भी अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी भी तरीके का मतभेद नहीं चाहता है। एक आपका जो गुजराल डॉक्ट्रिन है, गुजराल, उसमें क्या है, गुजराल नीति कह सकते हो आप इसको, उसमें क्या था स्टूडेंट, समय के साथ साथ बदलाव देखा गया। देखिए जब 1962, 65, 71 का जो युद्ध हुआ था या जो पंचशील का समझौता हुआ था, उनके अकॉर्डिंग अगर कार्यों को नहीं किया गया था या नहीं किया जा रहा था, तो गुजराल डॉक्ट्रिन में कुछ चेंजेस किए गए थे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है ना, पाक है, भूटान है, ठीक है, और आपका नेपाल है, तो ये जितने भी हमारे, श्रीलंका है, ये जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमने उनके साथ एक तरीके से मतलब दूसरी तरीके की नीति अपनाना शुरू किया। अब हम देखो सबके साथ पीसफुली रहते हैं, हम किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री या दूसरा देश हमारे साथ किसी भी प्रकार का मतभेद कर रहा है या युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज बहुत जरूर मतलब इंपॉर्टेंस रखती है कि जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे सबके साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो भी क्या बता रही है कि हमारा सबके साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें, है ना, इकोनॉमी तो मतलब मैंने अभी डिस्कस किया कि 2030 तक हम क्या है, सुपर पावर बनने वाले हैं, है ना, सुपर इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो
इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। अब अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी ना हो तो क्या वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा, उस कंट्री के साथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इकोनॉमी उनकी वैसे ही डाउन हो जाएगी, या आप कह सकते हो उनकी जीडीपी डाउन हो जाएगी, या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगी। आप देख रहे हो यूएनओ है, या फिर G20 है, G7 है, किस तरीके से मतलब इंडिया हर एक उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी एक इम्पोर्ट मतलब अपना एक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर ये सभी भारत की फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छी ना हो तो क्या भारत उनके साथ संबंध बना पाएगा, उनके साथ अच्छे रिलेशन रख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फॉरेन पॉलिसी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है तो हमारी विदेश नीति अपने आप ही अच्छी होगी, हमारे संबंध उनके साथ वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी बहुत मतलब एक रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी में। उसके बाद क्या है सॉरी स्टूडेंट उसके बाद हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट की मैंने बात की थी, और हमारी जो सैन्य शक्ति है, मिलिट्री है, वहां पर भी क्या है, देखो अगर हमारी मिलिट्री स्ट्रांग होगी तो कोई भी युद्ध करने की स्थिति में मतलब युद्ध नहीं करेगा। आपको पता है जिसकी मिलिट्री, जिस देश की या जिस कंट्री की मिलिट्री अच्छी है, स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा संख्या में है, तो उस देश के साथ लड़ना कोई भी देश पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको फिर हार का सामना करना पड़ेगा। तो मिलिट्री भी कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करती है। अब आप बात कर लीजिए ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट का क्या होगा, देखिए हमारा जो दूसरे देशों के साथ मतलब ग्लोबल लेवल पर हम सब के साथ कैसे हैं, पीसफुली रहते हैं। हम किसी के साथ किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं करते, हम पीसफुल रहते हैं हर एक कंट्री के साथ, हम किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से डिटर्मिनेट्स है फॉरेन पॉलिसी के। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, इफेक्टेड करती हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं, जैसे हमारे जो इंटरनल जो आप कह सकते हो जो रिलेशन होते हैं, है ना, इंटरनल, वो भी कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टेड करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी, डिटर्मिनेट्स थे किसके, फॉरेन पॉलिसी के। किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को हम बढ़ा सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन होने चाहिए। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, हमारे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं हम। कि प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, जो फॉरेन पॉलिसी है उसके प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं। देखिए हम एक तो हमारे हैं जो नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्रीज, उनके साथ हमारा बिहेव कैसा होगा, पीसफुली रहेंगे हम, है ना। पीस मतलब एक तरीके से हम क्या करेंगे, पीस बनाकर रखेंगे, शांति बनाकर रखेंगे हम। अगर बांग्लादेश में अभी जो प्रॉब्लम हुई थी, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी हसीना जी, तो उनके साथ क्या था, एक तरीके की मतलब उनका पूरा जो देश था उनके अगेंस्ट हो गया था। वो आपने न्यूज में सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। भारत उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि आप शांति से रहिए, पीसफुली रहिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, आप अपने जो आंतरिक मतभेद हैं, इंटरनल जो अफेयर्स हैं या इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो ये क्या है, हमारा एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि हम किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, हम सबके साथ प्यार से रहते हैं। उसके बाद है लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। तो यहां पर भी क्या है, लुक वेस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, पश्चिम की ओर तरफ देखो नीति। ये सारी पॉलिसीज कैसी हैं कि हमने वहां से क्या करना है, अच्छी नीतियों या अच्छी पॉलिसीज को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। हमने इन पॉलिसीज को क्या करना है, फॉलो करना है। नो फर्स्ट यूज, मतलब जो हमारा न्यूक्लियर पावर है ना, हम एटॉमिक एनर्जी बन चुके हैं हमारा भारत देश। नो फर्स्ट यूज, अगर कोई एटॉमिक हमला हम पर करता है, हमारी कंट्री पर करता है, हमारे भारत देश पर करता है, तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी उस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन हम पहल कभी भी नहीं करेंगे किसी भी तरीके की
युद्ध की या फिर लड़ाई की या फिर किसी भी तरीके की हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे। हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे एटॉमिक पावर का। और जो हमारी इंटरनेशनल लॉ है या आप कह सकते हो इंटरनेशनल विधि है, उसको हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है। हमने उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। जो इंटरनेशनल लेवल पर लॉज बने हुए हैं कि हमने दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन बनानी है, उन सबको क्या करना है, हमने रिस्पेक्ट देनी है। उनके साथ किसी भी तरीके की मतलब इंटरफेरेंस नहीं करनी या फिर उनके आंतरिक इंटरनल मामलों में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, किसी भी तरीके की ऐसी चीज नहीं करनी है जिनसे उनको क्या हो, प्रॉब्लम हो। तो इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय जो कानून बने हुए हैं उनको हमने रिस्पेक्ट देनी है, उनको फॉलो करना है। यूएनओ का अगर हमने मेंबर बनना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसको हमने क्या करना है, फॉलो करना है। तो इंटरनेशनल लॉ को हमने क्या करना है स्टूडेंट, फॉलो करना है। यस। उसके बाद क्या है, एक हमारी पंचशील है ना, पंचशील की जो नीति है उसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट, जो पंचशील का समझौता हुआ था वो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किसके बीच में हुआ था। चीन या चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे चाउ एंड लाई, इनके बीच में हुआ था। और इंडिया के थे नेहरू जी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था इसे पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था कि हम रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की कंट्री को रिस्पेक्टफुली उनके साथ बिहेव करेंगे, है ना। हम एक दूसरे के किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, हम सम्मान देंगे दूसरे को। नॉन अग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, हम किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा या अग्रेशन हमारे बीच में नहीं रखेंगे। ये क्या था, पंचशील का समझौता था। तो यहाँ पर क्या है कि हम किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ आक्रामक या युद्ध नहीं करेंगे, हम इस तरीके का बिहेव एक दूसरे के साथ करेंगे। नॉन इंटरफेयर इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, देखिए एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए भारत के बीच में या भारत के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, चाइना उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, या चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये क्या था, एक थर्ड समझौता था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे, हम पीसफुली रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे पीसफुली रहने के लिए। लास्ट क्या था, इक्वालिटी एंड इक्वालिटी, मतलब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वल समझेंगे। ये नहीं है कि इंडिया अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है या चाइना अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है। हम क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्वल समझेंगे। इक्वालिटी बेस्ड हमारा जो ये समझौता हुआ था, पंचशील का समझौता हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचशील का जो समझौता है ये कहां से लिया हुआ है। ये बच्चे हमारे जो बौद्ध धर्म है वहां से ये समझौता लिया गया है। ये 5 सिद्धांत जो है वहीं से हमने लिए हैं, यानी कि जो पंचशील जो समझौता है, जो ये 5 सिद्धांत है, ये हमारे बौद्ध धर्म से हमने लिए हुए हैं। ठीक है, उसमें भी सभी ये जो 5 समझौते हैं एज इट इज बताए गए हैं। तो इस तरीके से जो पंचशील का समझौता है वो 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के बीच, मतलब तिब्बत में हुआ था, दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में। लेकिन इन सिद्धांतों में जो बाडुंग सम्मेलन हुआ था ना 1955 में, बाडुंग सम्मेलन या जो आप कह सकते हो कि एक समिट हुई थी बाडुंग सम्मेलन, उसमें क्या हुआ था, ये समझौते को क्या किया गया था, एक तरीके से मोहर लगा दी गई थी कि हाँ हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म के भी यही है कि हम हत्या ना करना, है ना, चोरी ना करना, यही थे, शराब न पीना, ये क्या थे, 5 सिद्धांत थे किसके, बौद्ध धर्म के। और क्या था, असत्य न बोलना, मतलब हाँ सत्य बोलना या असत्य न बोलना, ठीक है। और क्या था, व्याभिचार, हमने एक दूसरे के साथ अच्छे से
रहना है। तो ये इनके 5 क्या थे समझौते, मतलब इनके जो सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के वो थे। और जो भारत और चाइना के बीच में पंचशील का समझौता हुआ था उसमें ये 5 क्या थे, उनके सिद्धांत थे कि हम इन सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या है, इन 5 सिद्धांतों के बाद सपोर्टिंग, ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा, ये हमारा ए पार्ट है ना। इंटरनेशनल अफेयर्स, मतलब हम एक दूसरे के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर एक चीज का या हर एक समझौते का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे। और आपको पता है जितने भी ये जो हमने मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स हुए हैं उन सबको क्या करना है, सपोर्ट करना है। उसके बाद क्या है, सपोर्टिंग, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट जो होगा सपोर्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या है, हमारा एक यूनिसेफ है ना, यूएनओ का है जो, और जितने भी हमारे मतलब ये है क्या बोलते हैं इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमने क्या करना है, उनको हमने क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है या उनको फॉलो करना है। यूनेस्को है, एफओए है, इन सबको क्या करना है, हमने सपोर्ट करना है। ये जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तभी क्या है, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो ग्रो करेगा। और जो रेसिज्म है उसको क्या करना है, अपोज करना है, ठीक है। जो नस्लवाद है, रेसिज्म है, उसको हमने बढ़ाना नहीं है, उसको हमने कम करना है। और इसके लिए सबसे पहल भारत में किसने की थी, हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सबसे पहले पहल की थी इसकी, कि उन्होंने रेसिज्म को अपोज किया था। उसको क्या किया था, एक तरीके से कहा था कि ये चीज होनी नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी भी अकॉर्डिंग लगा लीजिए आप, कलर के बेसिस पे, कास्ट, क्रीड, मतलब जितनी भी ये चीजें हैं उनको हमने क्या किया है, अपोज किया है। अगर हमें फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें इस चीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक हमारा जो है ना सपोर्टिंग इंटरनेशनल पीस, सपोर्टिंग इसमें ही आ जाएगा वैसे तो, अफेयर में वो इंटरनेशनल पीस मतलब शांति को बनाए रखना है, इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध नहीं करने, किसी के साथ भी किसी भी तरीके का मतभेद हमने नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, एक मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करना है, मैंने लिखा है यहाँ पर कहीं पर इंटरनेशनल लॉ को, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उनको हमने क्या करना है, सपोर्ट करना है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। और ये सारी चीजें जो है ये क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें मजबूत बनाती है, हम दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध रखें। और हमारे जो सिद्धांत हैं फॉरेन पॉलिसी के, अगर हम उन्हें निकाल कर देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी वहीं से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और भारत जो क्या है, भारत जो एक ऐसा देश है जो अपनी विदेश नीति को दिन ब दिन अच्छा बनाता जा रहा है, दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे बना रहा है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है। कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि भारत की जो जीडीपी है वो नीचे जा रही है, नहीं, भारत की जीडीपी ऊपर जा रही है। वो तो कोविड की वजह से ऐसा हुआ था, ये चीज तो सभी देशों ने फेस की है कि कोविड में हर किसी की जीडीपी नीचे आई थी। तो भारत लेकिन फिर भी एक मजबूत कंट्री के रूप में उभरता चला जा रहा है। तो इस तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या है स्टूडेंट, कंटिन्यूटी और चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और एक और चीज जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम को फॉलो करें, और अपने जितने भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट्स में जरूर भेजें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।